खास है, इसलिए भी एक खास है कि एक इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को ये भ्रम रहता है कि शायद नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री उन लोगों का काम है जो शायद कहीं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, या भ्रम की मैंने बात की, ध्यान रखना, जबकि ये तो एक हाईली सक्सेसफुल लोगों का ग्राउंड है। लेकिन अगर वो भ्रम भी है तो आज की पर्सनालिटी, आज की सक्सेस से मिलकर आपका वो भ्रम दूर हो सकता है। क्योंकि मैं कितना कहूं उनके बारे में, वे पेशे से एक डॉक्टर है, सक्सेसफुल डॉक्टर है, और ऐसे बड़े डॉक्टर हैं कि जिन्हें शायद आज आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो जरूरी नहीं कि आज आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। यदि वे सुबह 9 बजे उसको पेशेंट को देखते हैं तो उसके लिए लोगों को 4 बजे आके लाइन पे नंबर लगाना पड़ता है। मतलब ही इज सो सक्सेसफुल अपने करियर के अंदर में। उनकी वाइफ लेडी जी डॉक्टर हैं, वो भी शी इज अ सक्सेसफुल डॉक्टर। और अगर मैं इस इंडस्ट्री की बात करूं तो वे पहले गोरो की कंपनी में थे और वहां पर एमरल्ड थे और कामयाब रहे वहां पर। और सबसे बड़ी बात, आज आप जिनसे मिलने वाले हैं वे इतने कामयाब हैं, नंबर एक, और उसके साथ कितने हम्बल हैं, और ही इज सो सच अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन के मुझे लगता ही नहीं कि यार वो इतने आराम से आदमी कैसे बोल सकता है। मैं तो अगर प्रैक्टिस भी करना चाहूँ तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। और कितने हाईली सक्सेसफुल हैं इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। आप में से जितने लोग यहाँ पर हैं, मैं नहीं जानता हूँ कि जब प्रधानमंत्री मोदी साहब का शपथ का जो प्रोग्राम था उसमें से आपको और मुझे कितने लोगों को उन्होंने इन्वाइट किया था, राइट? पूरे हिंदुस्तान की क्रीम लोग वहां पर इनवाइटेड थे। किस कैडर के लोग होंगे जिनको इनवाइट किया गया था, और वहां हमारे माननीय डॉक्टर साहब वहां पे इनवाइटेड थे। वे नहीं गए वो एक अलग बात है, लेकिन उनके कुछ और रिजर्वेशन थे। लेकिन आप आज ऐसी पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं, डॉक्टर एमजी राय एंड डॉक्टर स्मिता राय फ्रॉम वाराणसी। इससे पहले कि मैं ऑफिशियली उन्हें इनवाइट करूं, मैं मेरे को होस्ट गुलाब जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे सर के बारे में कुछ बात करें। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। रियली इट इज अ प्रिविलेज कि आज की जो मीटिंग है हमारी, और उस मीटिंग के जो गेस्ट स्पीकर हैं मिस्टर एमजी राय एंड मिसेस राय, इट्स ये पावर ऑफ विनिंग टीम है। ये विनिंग टीम के वो पिलर हैं जिनकी बदौलत आज इतने सारे लोगों को उनकी सीधी टीचिंग एंड ट्रेनिंग मिलेगी, और इनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री को लेके। ये प्रीवियस कंपनी में जहां पे भी थे ये बहुत अच्छे बड़े लेवल पे थे, और इन्होंने वेस्टीज में भी आके एक बहुत बड़े झंडे गाड़े हैं, और हम मेरे और विवेक जी के बहुत अच्छे अजीज दोस्त हैं, राइट? और मैं तो इतना ही कहूंगा कि आप सभी लोगों से कि आज उनकी हर बात को आपको नोट करना है, दिल और दिमाग में उतार देना है, और इन्होंने किस तरीके से इस इंडस्ट्री में कितनी बड़ी सक्सेस पाई है ये चीज आपको पकड़नी है, राइट? अगर आपने वो फॉर्मूला पकड़ लिया तो कल आपके भी वो दिन आएंगे, कल आप भी उस लेवल पे होंगे, आप भी उस लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं थोड़ा सा ऑन द वे हूँ, मुझे पता नहीं है कि मेरा नेटवर्क सही है कि नहीं है, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं, लेकिन अभी तो क्लियर है। अभी क्लियर है ना? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और हो सकता है मैं इन बिटवीन मीटिंग में मैं छूट जाऊं क्योंकि मुझे आगे एक जगह पे पहुंचना भी है। आई एम इन राजस्थान राइट नाउ, है ना? सो मैं आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, थैंक यू विवेक जी, विवेक जी इतनी जहमत लेके इस पूरी ट्रेनिंग हमारी जो लाइनअप है उसको प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, और ये भी तो एक तरीका है, ये भी तो एक सिस्टम का पावर है। और वंस अगेन बिहाफ ऑफ विनिंग टीम, मैं एमजी राय सर एंड मिसेस राय को मैं इनवाइट भी करता हूं, और ऑफिशियली इनवाइट तो विवेक जी करेंगे, और मैं थैंक यू कहता हूं कि आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया इन सभी लोगों के लिए। और आपकी आज की ट्रेनिंग से सर बहुत सारे लोगों की जिंदगियों में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव आने वाला है। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन सर, एंड ओवर टू विवेक जी। बिल्कुल राइट गुलाब, आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर साहब तो वैसे ही शेड्यूल इतना टाइट रहता है इनका, और अभी तो ये जो पैंडेमिक चल रहा है इसके कारण से भी उनकी व्यस्तता और बहुत बढ़ गई है, बहुत सारे लोग उन पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने समय निकाला, और मैं आप सबकी तालियों के साथ इनवाइट करता हूं डॉक्टर एमजी राय फ्रॉम वाराणसी, डबल क्राउन डायरेक्टर इन्वेस्टेड। डॉक्टर साहब प्लीज। वेलकम सर, वेलकम वेलकम एमजी राय साहब। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू गुलाब जी, और इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन आपने दिया, और उसके हम थैंक्सफुल है विनिंग टीम के लिए, इसने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया, ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम लोग आपस में बात कर सकते हैं, जिसको हम लोग एक विनिंग टीम की भाषा में क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एंड
थैंक यू विवेक जैन गुलाबी, आपने ये प्लेटफॉर्म दिया, हमको बोलने का मौका दिया कि हम कुछ लोगों से बात कर सकें, अपने कुछ एक्सपीरियंस से शेयर कर सकें, पर्सनल एक्सपीरियंस और नेटवर्क मार्केटिंग में जो हमने कुछ हासिल किया, जो कुछ मिला, उसके बारे में कुछ बात कर सकें। डेफिनेटली कोई भी काम जब हम अचीव करने के लिए प्रोसेस में आते हैं तो कभी कभी वो दिखने में या करने में तो बहुत सरल होता है। सरल और आसान दो अलग चीजें होती हैं। सरल का संबंध उसकी प्रक्रिया से होता है और आसान का संबंध उसके नतीजों या रिजल्ट से होता है। बहुत बार वो चीजें दिखने में सरल होती हैं लेकिन नतीजों में कन्वर्जन के दौरान वो उतनी आसान नहीं होती। कहने का सिंपल सा मतलब है, प्रक्रिया आसान है लेकिन नतीजे इतने आसान होंगे, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है हमारी मानसिक अवस्था पे, हम उसे कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि विवेक जी ने बताया, प्रोफेशन से मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरी वाइफ एक डॉक्टर है। थोड़ी सी ब्रीफ स्टोरी अपने बारे में बताना चाहेंगे कि जब हमारी इनिशियल एजुकेशन हो रही थी, हम बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, तो वहां पे एक ड्रीम हमारे दिल के अंदर आया कि हमको एक डॉक्टर बनना है, एक डॉक्टर प्रोफेशन को अचीव करना है। और पढ़ने में हम एक एवरेज मीडियोकर स्टूडेंट थे, कभी भी टॉपर नहीं रहे थे, कभी गुड सेकंड क्लास आती थी, कभी के फर्स्ट क्लास भी आ जाती थी, और इसी तरीके से पढ़ाई चलती थी। हाई स्कूल इंटर पास करने के बाद जब हमारे मन में आया कि हमको डॉक्टर बनना है, हमारे फादर ने बहुत प्रिफर्ड किया कि भाई आप एक डॉक्टर बनो। और उस प्रोफेशन में जाने के लिए जब हमने कंपटीशन की तैयारी की, कंपटीशन दिया, तो ये एक बहुत ही टफ फेज था हमारी लाइफ का। हमारा कंपटीशन में सिलेक्शन नहीं हो रहा था और हमारा सिलेक्शन मेडिकल में 5th अटेम्प्ट में हुआ, 5वें अटेम्प्ट में हमारा मेडिकल में सिलेक्शन हुआ। फर्स्ट 4 अटेम्प्ट में हम सिलेक्ट नहीं हो पाए। और जब हम पलट के देखते हैं ऐसा क्यों हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो एजुकेशन हमारी, जैसा कि आप जानते हैं, मेडिकल एजुकेशन बड़ी लंबी टीडियस प्रोसेस होता है, थकाने वाला होता है। और करीब 5 साल की पढ़ाई की और 5 साल पढ़ाई कैसे गुजर गई पता नहीं चला, काफी लंबा प्रोसेस था वो भी। और जब पढ़ के हम बाहर आए तो हमको लगा यार अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब तो डॉक्टर से पहचाने जाएंगे, लाइफ बिल्कुल वैसी होगी जैसा कि हमने ड्रीम देखा था, जैसे हम डॉक्टर बनना चाहते वैसा ड्रीम देखा था। लेकिन एक बात यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहते हैं, जब हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा था तो उस समय एक चीज थी, जब रात को सोते थे, जागते थे, तो सारी चीजें फील कर पाते थे। एक डॉक्टर होने के बाद क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसा कोट पहनेंगे, कैसा स्टेथो लगाएंगे, उसका रंग कैसा होगा, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में कंसीव कर चुकी थी। और कंसीव करने के कारण से वो एक समय पे एक अचीवमेंट के साथ, बिलीव के साथ हमारे पास आई। ये बड़ा क्लियर करता है, जो ड्रीम हमारे दिलो दिमाग में पहुंच गया था वो हमें उससे कभी दूर नहीं होने दे रहा था। चाहे कितनी भी असफलता मिल रही थी लेकिन हम उसके साथ जी रहे थे, उसके साथ उठ रहे थे, बैठ रहे थे। उसका नतीजा ये निकला कि एक बार ऐसा समय आया कि हमारा उससे सिलेक्शन हो गया और ग्रेजुअली 5 साल के बाद जब पढ़ाई कंप्लीट होकर बाहर आए तो लगा अब सब कुछ क्लियर हो गया, आसान हो गया। लेकिन यहाँ पे फिर से एक दूसरा कंपटीशन था। इट वॉज नॉट इजी थिंग कि आप सिर्फ ग्रेजुएशन करने के बाद, अंडर ग्रेजुएट करने के बाद एक सक्सेसफुल डॉक्टर माने जाए, पहचाने जाए या वैसा काम कर पाए। तो यहाँ पे भैया अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने का मतलब हुआ फिर से एक वैसा ही टफ कंपटीशन हमें फेस करना होगा जैसा कि पहले हमने किया था। और जब ये मौका हमको मिला या हमारे सामने आया कि हमको ये टफ कंपटीशन फेस करना है, तो पुराना एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में था और इस बार हमने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। हमको ये दिमाग में क्लियर था कि इस बार हमको 5 साल नहीं लगाने। और प्रैक्टिकली देखा जाए तो पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस टेस्ट था, वो अंडर ग्रेजुएट से बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था। यहाँ पे सीटें लिमिटेड थी, कंप्यूटर बहुत सारे थे। इस बार हमने अपने आप को चैलेंज के रूप में लिया और फिर दिन रात कुछ भी नहीं देखा, लगातार पढ़ाई में लग गए, सब कुछ भूल के। नतीजा ये निकला कि हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत ही अच्छे रैंक से सिलेक्शन हुआ, हमको मेडिसिन ब्रांच मिली। और उस जंक्शन पर पहुंचने के बाद हमने जब पीछे पलट के देखा कि ऐसा क्यों हुआ कि हमको एक आसान कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए 5 साल लगे और टफ कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए हमको उसी साल में मिल गया क्वालिफिकेशन। तो अंतर हमने पाया वो ये था कि यहाँ पे स्किल, टैलेंट, ये सब एक हद तक ही काम करते हैं। हमारा अपना कमिटमेंट, हमारा अपना फोकस, हमारा अपना ड्रीम कितना स्ट्रांग है, ये अल्टीमेटली मैटर करते हैं। अगर स्ट्रांग ड्रीम है, स्ट्रांग फोकस है, स्ट्रांग डिटर्मिनेशन है, तो एक एवरेज क्षमता का व्यक्ति भी अपनी लाइफ में वो सारी चीजें हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहता है। अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें, कछुए और खरगोश की, आपने बहुत बार स्टोरी सुनी होगी।
सबने अपने अपने एंगल से स्टोरी को डिफाइन किया होगा, बता दिया होगा। आप थोड़ा समझने की कोशिश करें, हम समझने की कोशिश करें इन दोनों के बीच में मूलभूत अंतर क्या है। खरगोश एक बहुत ही सक्षम जानवर है दौड़ने के लिहाज से, और वो रेस जब हुई उन दोनों के बीच में तो खरगोश आराम करने लगा, कछुआ लगातार चलता रहा, अपने लक्ष्य पे पहुंचा। तो नतीजा ये था कि प्रकृति ने खरगोश से कहा, ये खरगोश तुम्हारे पास क्षमता तो बहुत है, लेकिन तुम अपनी क्षमताओं पे इतराना मत। अगर तुमने अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल नहीं किया तो तुम अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ कछुए से कहा गया, अरे कछुए, तुझको प्रकृति ने कम क्षमता दी है तो क्या हुआ, तू घबराना मत, तू बिल्कुल मत घबराना। अगर तू अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहा, अपनी धीमी चाल से भी चलता रहा, तो डेफिनेटली वो सब हासिल कर लेगा जो तू हासिल करना चाहता है। अंतर ये हुआ कि कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी एंड फोकस इज मोर इंपॉर्टेंट रादर देन कैपेसिटी और टैलेंट। अगर वो है तो सोने में सुहागा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर कोई एवरेज क्षमता का व्यक्ति भी है, अगर अपने फोकस के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है तो लाइफ में हासिल कर सकता है। और यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद ये सारी चीजें हमने सीखी। तो फ्रेंड्स, जब पीजी हमने कंप्लीट कर ली, कंप्लीट करने के बाद हम मार्केट में या प्रैक्टिस में आए तो फर्स्ट टाइम हमने जॉब किया। और जॉब करने के बाद वो भी एक एवरेज लाइफ थी, बहुत टफ काम करना पड़ता था, और टफ काम करने के बाद भी एक एवरेज इनकम आती थी। वहां पे मैंने डिसाइड किया, यार हमको प्रैक्टिस में आना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनना है। जो सपने हम यहाँ पे देख के आए थे, सोशल लेवल के, इकोनॉमिक लेवल के, वो हमको यहाँ से पूरे होते हुए दिख रहे थे अगर हम उसको अपनी प्रैक्टिस पे कन्वर्ट करें। तकरीबन 2000 में हमने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की, और प्रैक्टिस की शुरुआत में बहुत स्ट्रगल था, लेकिन धीरे धीरे समय बदला, और समय जब बदला तो वो सारी चीजें हमको मिलने लग गई जैसे कि हमने आकांक्षा की थी, इच्छा की थी। ड्रीम, सोशल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे, रेस्पेक्ट के लेवल पे, वो सब चीज हमको मिलने लग गई। पैसा, सम्मान, सब कुछ मिलने लग गया। इस दौरान हमारी शादी भी हो चुकी थी। वाइफ ने भी एनेस्थीसिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, वो भी अपनी प्रैक्टिस करने लगी, वो भी बिजी हो गई, हम भी बिजी हो गए। इसी बीच में हमारी एक बेटी हुई, फिर बाद में एक बेटा भी हो गया। लाइफ कुछ डिफरेंट टाइप की हो गई। जब रात को सोते थे बिस्तर पे तो सोचने की कोशिश करते थे, क्या पाया, क्या खोया, क्या हमने अचीव किया। तो वहां पे हम देख पा रहे थे लाइफ का बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है, बैलेंस लाइफ नहीं मिल पा रही। अगर बैलेंस लाइफ की बात करें तो क्या हो सकता है, टाइम, मनी, हेल्थ एंड सोशल रिलेशन। हमारे पास समय भी हो, पैसा भी हो, एक सम्मान भी हो, और हमारे पास एक रेस्पेक्ट भी हो, और हेल्थ भी हो, फिजिकल मेंटल हेल्थ दोनों हो। हम यहाँ पे देख रहे थे कि सुबह से लेकर शाम तक काम करने के बाद शरीर और मन इतना थक जाता था कि हमारे पास न सिर्फ अपने लिए टाइम नहीं होता था, बल्कि बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों, किसी के लिए टाइम नहीं होता था। ये बड़ी मजबूरी थी, मेंटली इतना एग्जॉस्ट हो रहे थे, तो हमको ये लग रहा था कि यार ये बैलेंस लाइफ नहीं है, लाइफ इज नॉट बैलेंस। वाइफ को, बच्चे को, किसी को भाई भी बिजी हो गई थी, उसके पास भी टाइम नहीं था। तो हमको ये महसूस हुआ ये टाइम हमारे हाथ से ऐसे चल रहा है जैसे कि हाथ पे रखी हुई रेत फिसल रही है, समय हमारे पास नहीं था। ये बात साल रही थी कि जिस उम्मीद से आए थे उसकी एक ये टांका था, एक वो कांटा तो छूट रहा था, वो मिल नहीं रहा था। वो कैसे मिले इसका कोई तरीका भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि समय और पैसा, हम जब काम करते हैं, एक्टिव क्वाड्रेंट में होते हैं, तो नदी के दो ऐसे किनारे होते हैं जो मिलते नहीं। या तो समय मिलेगा या पैसा मिलेगा, या दोनों में से कुछ भी नहीं मिलेगा। जो लोग छोटे लेवल पे काम करते हैं, खूब कड़ी मेहनत करते हैं, उनके पास ना पैसा होता है ना समय होता है। जो लोग अपनी फील्ड में सफल हो जाते हैं, अपने समय की एवज में पैसा कमाते हैं, तो उनको समय नहीं मिलता। और जो लोग खाली बैठे हैं, उनके पास समय रहता है, पैसा नहीं रहता। तो हमको लगा यार कैसे बैलेंस किया जाए। इसी दौरान हमारे एक दोस्त थे, हमारे फ्रेंड थे, उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बात की कि एक नेटवर्क मार्केटिंग का काम है, बिजनेस है, आप करिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। प्रैक्टिकली उसमें लाइफ दूसरे तरीके से चल रही थी, हमने काम में बिजी थे। जब वो हमारे कमरे में आते थे तो हम जब चेयर पे बैठते तो एक चेयर पे हम बैठते थे, सामने दो चेयर खाली होती थी, वहां पे एक पेशेंट, उसके अटेंडेंट बैठते जिससे हम बात करते थे। जो हमारे दोस्त आते थे एक आदमी को और लेके आते थे, वो सामने वाली चेयर पे बैठ जाते थे, और हमको बहुत डिस्टर्ब होता था, हमें लगता था हमारा टाइम किल कर रहे हैं। और प्रैक्टिकली हमने अपनी जान छुड़ाने के लिए कहा, भैया चलो हम साइन कर देते हैं, आपका ज्वाइन हो जाते हैं, अब साइन कर लो, अब आगे से इस कुर्सी पे ना बैठा करो जिससे हमारा टाइम ना किल हुआ करे।
इस तरीके से हमारे बिजनेस पे एंट्री हुई, वहां पे ज्वाइनिंग हुई, वहां पे कुछ पैसे लगते थे, कुछ प्रोडक्ट आए, हमारे घर पे आ गए, हमने ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमारा फोकस इंटरेस्ट जरा भी वहां पे नहीं था। इसका रीजन बड़ा सिंपल सा था, हमने एक फील्ड में कुछ अचीव कर लिया था और हमको ये लग रहा था यार जो हमने सीखा है, जो हम कर रहे हैं, क्यों ना इसी को और बेहतर तरीके से करें ताकि और बेहतर रिजल्ट मिल जाए। क्यों हम दूसरा कोई काम जीरो से स्टार्ट करें, इसे करने की क्या जरूरत है। प्रैक्टिकली जब इस बिजनेस की बात किसी भी व्यक्ति से करते हैं, वो फील्ड में सफल है, उसके दिमाग में भी ऐसी भावना आती है, हम कोई भी नया काम क्यों सुनने जाएं, क्यों समझने जाएं, क्यों करने जाएं। ये एक बल्कि जेन्युइन सी प्रॉब्लम, जेन्युइन सा क्वेश्चन दिमाग में आता है। लेकिन इसी दौरान वो किसी से हमको एक मीटिंग में लेके गए, और मीटिंग में गए तो कुछ किताबें दी। एक किताब है रिच डैड पुअर डैड, बड़ी सोच का बड़ा जादू, और बिजनेस स्कूल। हमको थोड़ा सा इंटरेस्ट था किताबों को पढ़ने में, हमने किताब को पढ़ा और जानने की कोशिश की। तो जब जानने की कोशिश तो हमको समझ में आया कि हमारे पास में टाइम क्यों नहीं है। जो चीज हमारे हाथ से खिसक रही थी बालू की तरह से, वो इसलिए है कि हम ऐसे क्वाड्रेंट पे काम कर रहे थे, ऐसी जगह पे काम कर रहे थे जहां पे हमारे रिवार्ड, चाहे पैसे की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, वो पूरी तरीके से हमारी व्यक्तिगत क्षमताओं के ऊपर आधारित थे। हम जितना काम करते थे उसी की एवज में हमको रिवार्ड मिलता था। अगर किसी कारण से हम काम नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाते थे तो हमको रिवार्ड नहीं मिलता था। तो फ्रेंड्स, ये चीज हमको यहां से क्लियर होने लगी कि हाँ यार, ये बात तो बिल्कुल सही है। हम अगर किसी कारण से काम नहीं कर पाए, क्षमता अगर खो दे, तो हमको रिवार्ड नहीं मिलेगा। और तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, अपने सिस्टम को, अपने इनकम को, अपने काम को नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये एजुकेशन से हमको समझ में आ गया। जब समझ में आ गया तो हमारा ध्यान इस बिजनेस की तरफ जाने लग गया। हम लगातार मीटिंग्स अटेंड करने लगे, फंक्शन अटेंड करने लगे, लोगों से बात करने लगे। हमको फोकस हो गया, हमको एक गाड़ी में स्टेपनी की जरूरत है, एक बैलेंस लाइफ की जरूरत है, और हमको इस बिजनेस को करना है फोकस करके। ये हमारे मन में भावना घर कर गई। उसके बाद फिर हमने पूरी मेहनत के साथ, लोगों के साथ प्लान दिखाया, और धीरे धीरे एक टीम डेवलप हो गई। जैसा कि विवेक जी ने बताया, गुलाब जी ने बताया, हमको उस कंपनी में एक बहुत अच्छा लेवल मिल गया। हमने कई सारे फॉरेन टूर्स भी अचीव किए, फॉरेन में गए, देखा, बिजनेस की कैपेबिलिटी को देखा। लेकिन अल्टीमेटली जब हम यहाँ पे बैठ के देखने लगे, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो हमारे टीम के मेंबर्स थे, उनके साथ बैठ के डिस्कस करने लगे, हमने ये पाया कि थ्योरेटिकली जो चीजें बताई जा रही थी और प्रैक्टिकली जो मिल रहा था, इसके बीच में बहुत बड़ा गैप था, बहुत बड़ा अंतर था। जितना बताया जाता, जितना दिखाया जाता था, उसके अनुपात में यहाँ पे नहीं मिल रहा था, चाहे पैसे की बात हो, चाहे किसी और भी चीज की बात हो। तो लगा यार, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। भाई बड़ी सिंपल सी बात है, हमारा बच्चा किसी स्कूल में पढ़ रहा है, वो बार बार फेल हो जा रहा है, और टीचर से पूछेंगे भैया हमारा बच्चा फेल हो जा रहा है, भाई कोई उपाय तो बताओ। तो टीचर कहेगा भैया आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है। हमने कहा मान लिया भाई, हमारा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, कुछ ऐसे बच्चों की शक्ल दिखाओ जो यहां से टॉप करके निकले, उनकी शक्ल तो देखें हम। तो वो चीज हमको वहां पे नहीं दिख रही थी। वहां पे सफलता थ्योरेटिकल थी, प्रैक्टिकली नहीं दिख रही थी। तो हमको लगा अपने दोस्तों के साथ बात करके, अपने टीम मेंबर के साथ बात करके, ये एक समय है डिसीजन लेने का, ये एक कड़े निर्णय लेने का समय है। क्या क्या कर सकते थे? एक ये था भैया अपना काम छोड़ के इसी में प्रैक्टिस करो, दूसरा था शिफ्ट करें, तीसरा एज इट इज पड़े रहे। इसी दौरान एक अपॉर्चुनिटी आई, हमारे मित्र, हमारे कोलीग कमलेश जी हैं, अरविंद त्रिपाठी हैं, जो हमारे साथ थे, एसपी सिंह जी हैं, इनके साथ बैठ के लोग डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे। इसमें से किसी ने वेस्टीज का नाम लिया। पहली बार वेस्टीज का नाम हमने सुना 2015 में, इसके पहले हमने नाम नहीं सुना था, 2015-16 में सुना था। फिर हम सबने मिलके उसको इन्वेस्टिगेट किया, सोशल मीडिया पे वर्कअप किया, और वर्कअप करके पता चला कि हाँ भाई इसमें पोटेंशियल है। चाहे प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात हो, चाहे कॉस्ट की बात हो, चाहे इसमें इनकम की जनरेशन की बात हो, चाहे सफलता की बात हो, यहाँ पे सक्सेस प्रोफाइल बड़ी है, बहुत सारे लोग सफल हो रहे हैं, बहुत सारे लोग अचीव कर रहे हैं। तो हम लोग को लगा भैया अब चेंज करने का टाइम है। क्या भावना थी? अब तो समुद्र की तलहटी में पहुंच गए ना, अब इससे नीचे कहां जाएंगे? अब या तो ऊपर जाएंगे या वहीं रहेंगे। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग निर्णय था, और हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको विनिंग टीम के फाउंडर एसपी भारेल सर से
बात करने का मौका मिला और इतना बड़ा उन्होंने रिस्क लिया। एक ही कॉल पे वो बनारस आए, पहली बार हमने उनको देखा, उनकी बातों को सुनी, हमारी वाइफ उनसे बहुत इन्फ्लुएंस हुई। वो हमेशा नुक्ताचीनी करने वाली होती, हर जगह नुक्ताचीनी निकालती थी, भारत साहब में कोई नुक्स नहीं निकाल पाई और कहती है, आज भी कहती है, हाँ यस ही इज द लीडर। ये एक जेन्युइन पर्सन है जिनके साथ एसोसिएशन रखने की जरूरत है। हमें ऐसे लोगों का साथ चाहिए। और फ्रेंड्स, वो समय था जब हम लोग कन्वर्ट हुए और थैंक्स टू वेस्टीज एंड विनिंग टीम का ये कॉम्बिनेशन जिसके साथ जुड़ के आज हम महसूस कर रहे हैं वो निर्णय कितना अच्छा था, वो फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, अगर हम आज की बात करें, आज हमारी टीम में करीब करीब 10 लोगों ने कारें अचीव की और लास्ट मंथ में 10 लोग ऐसे थे जिनका चेक 1 लाख के आसपास या उससे ऊपर रहा। और फ्रेंड, हमारा चेक है जो इनकम आ रही है करीब करीब 4.5 लाख के आसपास आ रही है एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। मर्सिडीज कार हमने यहाँ पे अचीव की और ये देख के महसूस हो रहा है इसकी संभावना के बारे में, ये कितनी प्रबल संभावना इंडिकेट कर रहा है ये बिजनेस और ये कॉम्बिनेशन कि आने वाले समय में बहुतों की लाइफ में ये माकूल परिवर्तन ला सकने की क्षमता रखता है ये बिजनेस। ये अब हमारे दिल में घर कर गया है। हमारी टीम के मेंबर्स, हमारी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे साथ ही इस बिलीव के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि लाइफ में ये चीजें बहुत कुछ दे सकती है। ऐसे ऐसे लोग थे जो 5,000 कमाते थे, 6,000 कमाते थे और सवाल से 1.5 लाख कमा रहे। हमसे कहा भैया अभी सांस तुम रोक के रखना, तब तक जब तक तुम्हारी इनकम 2.5 लाख से ऊपर ना चली जाए। तो तुम सांस अंदर खींच रहे हो, उसको बाहर मत निकालना तब तक जब तक कि तुम 2 लाख के ऊपर न चले जाओ। उनका बिल्कुल होगा, दिख रहा है, उनको महसूस हो रहा है। सफलता इतनी दूर पे जैसे हाथ बढ़ा के पकड़ लेंगे। ड्रीम देखना और हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, इसमें मूलभूत अंतर क्या है। वहां पर सिर्फ ड्रीम देखते थे, यहाँ पे हम सफल लोगों को देख रहे हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं और बिलीव लेके आ सकते हैं यार हम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस का फ्यूचर बहुत ही महान है, बहुत ही ग्रेट है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग विनिंग टीम और वेस्टीज के कॉम्बिनेशन के साथ हैं। ऐसी ऐसी लीडरशिप है, ऐसी ऐसी क्रॉस लाइन है, ऐसी टीम है जहां पे हमको एक दूसरे की शक्तियों को बेनिफिट मिलता है। कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया था, बहुत ही अच्छा मैसेज था, आपको बताना चाहते हैं। 2 बच्चे थे, वो आपस में बात कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा हमारे पास 1 रुपया है, दूसरे ने कहा हमारे पास भी 1 रुपया है। तो पहले ने कहा चलो बदल लेते हैं, हम अपना रुपया तुमको देते हैं और तुम अपना रुपया हमको दे दो। दोनों ने अपने रुपए बदल लिए। नतीजा क्या निकला? पहले भी दोनों के पास 1-1 रुपया था और अब भी दोनों के पास 1-1 ही रुपया। इसके बाद 2 व्यक्ति बैठे थे। एक व्यक्ति ने कहा हमारे पास एक विचार है, दूसरे ने कहा हमारे पास भी एक विचार है। तो दोनों ने कहा चलो अपने विचार बदल लेते हैं। पहले ने अपना विचार दूसरे को दिया और दूसरे ने अपना विचार पहले को दिया। नतीजा यह निकला, पहले दोनों के पास 1-1 विचार थे, अब दोनों के पास 2-2 विचार है। दैट इज द पावर ऑफ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। हम विवेक जी का विचार ले सकते हैं, गुलाब जी का विचार ले सकते हैं, अपना विचार उनको दे सकते हैं। ये मल्टीप्लाई करता है। ये थॉट प्रोसेस, ये विचारों का मल्टीप्लिकेशन हमें कितनी शक्ति दे सकता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आइए थोड़ी सी बात करें डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री क्या है, इसका उद्भव कहां से हुआ, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है जो हमने देखा, जो महसूस किया। तो फ्रेंड, डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री 1960 और 70 के दशक में इसकी शुरुआत हुई। अमेरिका से इसने शुरुआत की, अमेरिका से निकल के ये बिजनेस और बहुत सारे देशों में पहुंचा। आज की तारीख में 30 करोड़ की अमेरिका की पॉपुलेशन करीब करीब 2 लाख करोड़ का टर्नओवर आज की तारीख में कर पा रही है। 2 लाख के प्रोडक्ट वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल इंडस्ट्री के थ्रू बिकते हैं। वहां से निकल के बहुत सारे देशों में बिजनेस पहुंचा। इंडोनेशिया में, मलेशिया में, हमारे देश भारत में भी आया। मलेशिया में कहा जाता है इतने सारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप एक पत्थर भी फेंक दे तो किसी किसी डिस्ट्रीब्यूटर के सर पे ही गिरेगा। हमारे देश में जब इस बिजनेस से पैठ बनाई 1994-95 के समय में, तो एक क्रांतिकारी प्रयोग था, एक क्रांति थी। लोगों से कहा गया भैया आप आइए, सामानों को बदलिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस क्रांति में इतनी भीड़ हुई
हॉल टूटने लगे, कुर्सियां टूटने लगी, कमरे टूटने लगे। एक बिल्कुल चढ़ती हुई बाढ़ की तरह से बिजनेस हमारे देश में आया। लेकिन नतीजा ये निकला, जैसे बाढ़ का पानी उतर जाता है, अपने पीछे बहुत सारा सिल्ट, बहुत सारी गंदगी, बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी नेगेटिव चीजें छोड़ जाता है। वो उफान के साथ बिजनेस आया, बहुत सारी कंपनी आई, कुछ ड्रीम दिखाए, पूरे नहीं कर पाए, कुछ लोग भाग गए, बहुत सारी कंपनियां आई, उलट पलट हुआ, और प्रैक्टिकली वहां पे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ऐसे लग यार हम कहीं गलत तो नहीं फंस गए, हम ठगे तो नहीं गए। एक क्वेश्चन मार्क फिर से खड़ा हो गया इस बिजनेस के ऊपर, इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर। ऐसे में वेस्टीज एक कंपनी जैसे बीड़ा उठाया, अपने कमिटमेंट के साथ, अपने फोकस के साथ, अपने मंसूबों के साथ, कि जिस ड्रीम को, जिस चीजों को लेकर नेटवर्क मार्केटिंग हमारे देश में आई है उसको फुलफिल करना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सक्सेसफुल बनाना है, इस मंसूबे के साथ आई। और मंसूबे के आने के साथ साथ हम चाहते हैं, थैंक्स करना चाहेंगे हम लोग गौतम बाली जी का, कन्वरवीर सिंह का और दीपक सूद जी का, जिन्होंने जिन मंसूबों के साथ इस बिजनेस में यहाँ पे शुरुआत की, वेस्टीज की, वो मंसूबे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम दीपक सूद जी का वीडियो देख रहे थे, उन्हें बोला कि पिछले महीने में हमारे देश में वेस्टीज में कम से कम 50 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर थे जिनकी इनकम 10 लाख के ऊपर की थी, यानी एक महीने की इनकम 10 लाख के ऊपर, ऐसे 50 डिस्ट्रीब्यूटर। आप कल्पना करिए, 50 तो अचीव कर रहे हैं, सैकड़ों लाइन में लगे हैं, जिनकी 4 की इनकम है, 5 की इनकम है, 6 की इनकम है, वो भी 10 पे पहुंचेंगे, 10 वाले 20 से पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है, वेस्टीज ग्रो कर रहा है, तो विनिंग टीम के कॉम्बिनेशन में हम सब भी ग्रो कर रहे हैं। तो वेस्टीज ने एक मंसूबे के साथ यहाँ पे एंट्री की हमारे देश में, और 2004 से लेके 2020 की जर्नी ये अपने आप पे इंडिकेट करती है कि इसने कितनी सफलता के साथ इस ट्रैवल को कंप्लीट किया है यहाँ तक। 2004 में 5 करोड़ से शुरुआत करके 2000 करोड़ का टर्नओवर क्रिएट किया, और अगले साल पहुंचने वाला 3000 करोड़ पे। करीब करीब 4000 लोगों ने कारें अचीव की हैं, करीब करीब 300 लोगों ने लग्जरी कारें अचीव की हैं, और जैसा कि मैंने बताया, इतने सारे लोग 10 लाख के ऊपर की इनकम जनरेट कर रहे हैं, बहुत सारे लाखों की, 50,000 की, बहुत लोगों की लाइफ में एक माकूल परिवर्तन यहाँ पे होता हुआ महसूस हो रहा है। विनिंग टीम हमको सिखा रही है, कैंडल जला के, बत्ती जला के सिखा रही है, भैया आप अपने आप को सक्षम कैसे बनाएं, आप एक सफल डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, हम आपके साथ हैं, बताने को तैयार। तो फ्रेंड्स, ये एक हिस्ट्री थी जो हमारे देश में आई, ये बिल्कुल सही समय है, परफेक्ट टाइम है इस बिजनेस पे एंट्री करने का, इस बिजनेस को फ्लरिश करने का, और हम और आप मिलके एक यहाँ पे इतिहास बना सकते हैं। विनिंग टीम हमारी अपलाइन हमारे साथ है। अब फ्रेंड्स, अगर डायरेक्ट सेल रिसीव बारे में बात करें तो आखिर है क्या? ये एक बिजनेस मॉड्यूल है, बिजनेस मॉड्यूल। बिजनेस अगर हम देखें तो बिजनेस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा होता है एरिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चर सामान को बनाता है, अपना प्रॉफिट रखता है, उसको मार्केट में फ्लोट करता है, कंज्यूमर तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी होती है। मैन्युफैक्चर के पास चैलेंज ये होता है, हम अपने सामान को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाएं, क्योंकि उसका सामान कितना भी अच्छा हो, अगर कंज्यूमर को सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, वो सामान को नहीं लेगा, चाहे प्रोडक्ट की बात हो चाहे सर्विसेज की बात हो। इसके लिए उसकी मजबूरी है एक सहारा लेने की, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सहारा लेने की, जहां पे वो इस सोसाइटी के प्रभावशाली लोगों को, सेलिब्रिटी को एक एडवर्टीजमेंट के तौर पे अपने साथ हायर करता है, उनके नाम और उनके मनसूखों के मुताबिक उनको पैसा देता है, ये कहने का कि भैया आप हमारे प्रोडक्ट की चर्चा दीजिए, इसकी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर तक पहुंचाइए, ताकि इसके बारे में सुने, देखे, जाने और इसको इस्तेमाल करें। एडवर्टीजमेंट होलसेलर के 2 पार्ट होते हैं, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनता है। मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जब सामान हम तक पहुंचता है तो हमारी जेब से निकला हुआ पैसा इनके घरों को आबाद करता है, जब मैन्युफैक्चर की बात हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात हो। समय बदलने के साथ परिवर्तन होने लगा, रिसर्चेज होने लगी, ये जाना जाने लगा कि एरिया मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही टफ कंपटीशन है, मैन्युफैक्चर वहां पे बहुत मेहनत करके कुछ अर्न कर पाता है, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में बहुत ही प्रचुर संभावना है, बहुत ही अपार संभावना है। वहां पे ये देखा जाने लगा कि सेलिब्रिटी हो, चाहे एडवर्टीजमेंट के लोग हो, चाहे होलसेलर हो, चाहे रिटेलर हो, पैसा तो भरपूर लेते हैं, लेकिन इनके प्रभाव से टर्नओवर बहुत ही नाम मात्र का होता है। जब मैन्युफैक्चर को एहसास हुआ कि यार ये लोग इतना बड़ा मार्जिन लेके जाते हैं, कुछ काम खास नहीं कर पाते, रिजल्ट नहीं क्रिएट कर पाते, क्यों ना कुछ नया तरीका इजाद किया जाए। और मैन्युफैक्चर ने सोचा सबसे अच्छा तरीका ये, कंज्यूमर को अपने नजदीक लाए, उसके साथ बॉन्डिंग करें, उसको अपना पार्टनर बनाए और उसको यहाँ पे बेनिफिट प्रोवाइड करें।
तो मैन्युफैक्चरर ने कहा कि भैया हम आपके साथ हैं। जो काम एडवर्टीजमेंट का सेलिब्रिटी करता है अपने प्रभाव क्षेत्र को इस्तेमाल करके बताने का, अगर ये जिम्मेवारी आप उठाने को तैयार हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ा के, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा के, प्रोडक्ट की चर्चा करके अगर आप टर्नओवर में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, होलसेलर का, रिटेलर का जिम्मा हम उठाते हैं। अगर आपने टर्नओवर क्रिएट करा दिया तो टर्नओवर का एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट के तौर पे हम आपके और आपकी टीम के बीच में बांटने को तैयार हैं। यानी वो पैसा तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जा रहा था, होलसेलर, रिटेलर को, एडवर्टीजमेंट को हम आपके बीच में बांटेंगे, बशर्ते आप वो जिम्मेवारियां उठाने को तैयार हो जाए। 60% का इतना बड़ा हिस्सा मार्केट का वो हम और आप ले सकते हैं। कैसा करके? जहां पे इस इंटेलेक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करके, जिसको कि हम लोग कहते हैं डायरेक्ट सेल या नेटवर्क मार्केटिंग, या इसको हम लोग तीसरी भाषा में कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी। हम और आप जैसे कंज्यूमर्स को शक्ति प्रदान करने के लिए ये सिस्टम बना, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से जाना जाता है, और इसके करके बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में चेंज कर पा रहे हैं। दूसरा सवाल ये होता है कि भैया बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं, क्या वाकई इसमें कुछ संभावना है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग वाकई कुछ दे सकता है? जैसे कुछ देर पहले बात की, दीपक सूद की बात की एग्जाम्पल उन्होंने बताया, इतने सारे लोग यहाँ पे अचीव कर रहे हैं। केएम फिक्की की रिपोर्ट है, सर्वे की रिपोर्ट है कि आने वाले समय में हमारे देश में ये बिजनेस कई गुना बढ़ने वाला है, डायरेक्ट सेल्स की बूम करने वाली है। तीसरा जो रिसेंट एग्जाम्पल है, जो इस समय जो क्रूशियल टाइम है, जहां पे पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही है, हमारा देश भी स्ट्रगल कर रहा है, नौकरियां जा रही हैं, सरकारी नौकरियों में, प्रोफेसर की नौकरियों में सैलरी को कम करके दिया जा रहा है, 30-40% कम करके दिया जा रहा है, लोगों की इनकम कम हो गई, लोगों की जॉब चले गए। ऐसे में भी नेटवर्क मार्केटिंग बहुत दृढ़ता के साथ खड़ी हुई है, और खासकर से हमारा विनिंग टीम और वेस्टीज इस पर ग्रोथ हुई है, लोगों की इनकम बढ़ी है। क्यों? दो बड़े स्ट्रॉन्ग और वैलिड रीजन है। पहला, इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है जिसके ऊपर आधारित है, वो है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। वो प्रोडक्ट्स जो हम रोज रोज इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको तो करना ही करना है। क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड है, इसका टर्नओवर लगातार होता रहेगा। आदमी कोई बाकी सामान खरीदे चाहे ना खरीदे, नई कमी नहीं खरीदेगा, नई फोन नहीं खरीदेगा, या टीवी नहीं खरीदेगा, लेकिन मंजन करेगा, कपड़े धोएगा, बर्तन धोएगा। इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का टर्नओवर लगातार बना रहा, इसीलिए एक कंसिस्टेंट टर्नओवर इस बिजनेस को नीचे नहीं गिरने दिया। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इस क्राइसिस टाइम में जिनकी नौकरियां जारी हैं, जिनके दिमाग में घंटियां बज रही हैं, आप इमेजिन करिए, एयर इंडिया की फ्लाइट से जब नौकरी से निकाला गया, तो क्या इंडिगो वाले को नींद आ रही थी? क्या गो एयर वाले को नींद आ रही थी? उसके दिमाग में घंटी बज रही थी ना। यानी अब वो लूपर्स जोन में आ गए, उनका दिमाग खुल चुका था, और वो ढूंढने की प्रक्रिया में आ गए। जो ढूंढने की प्रक्रिया में आ गए, तो एक नई जनरेशन, नई खेप इस बिजनेस पे एंटर कर पा रही है। इसी कारण से यहाँ पे इस बिजनेस का टर्नओवर इस क्राइसिस के टाइम में बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। ये संभावना बता रही है कि आने वाले समय में जब हमारे देश में इकोनॉमिक रिफॉर्मेशन हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है, खर्ची कैपेसिटी बढ़ रही है, तो आने वाले समय में ये बिजनेस एक बहुत मजबूत आधारशिला लेके चल रहा है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे सफल हो सकते हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो हर एक व्यक्ति के दिमाग में आता है, जिससे बिजनेस की शुरुआत की या कुछ दूरी पे चला, यार हमसे होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बिजनेस चल रहा है ये भी मान लिया, वो सफल हो गए ये भी मान लिया, विवेक जी सफल हो गए, गुलाब जी सफल हो गए, अब हम कैसे सफल होंगे? सब लोग तो वहां पे चले गए, हमारे पास वो क्षमता भी नहीं, इतना हम बोल भी नहीं पाएंगे, तो कैसे होगा? ये एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल आता है कि यार हमसे होगा कि नहीं होगा। इसका क्या जवाब है? इसका जवाब है ये विनिंग टीम, एक ऐसा कल्चर, एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक ऐसी एसोसिएशन जो ये विचार जो दिमाग में आ रहा है, इसको हमारे दिमाग में ग्रहित कर सके। एक कॉन्सेप्ट होता है कंसीव, बिलीव एंड अचीव। जैसे स्त्री गर्भ को धारण करती है, कंसीव करती है, तो गर्भ धारण करने के बाद बच्चा विकसित होता है भ्रूणों में, और समय आने पे स्त्री उसको जन्म देती है। इसी तरीके से बहुत सारे विचार हमारे दिमागों में टकराते हैं, टकरा के बाहर चले जाते हैं। जब कोई विचार हमारे दिमाग में ग्रहित हो जाता है, कंसीव हो जाता है और विश्वास हो जाता है,
तब वो विचार विकसित होता है, और विकसित होता है उसके बाद वो विचार हमें अचीवमेंट में कन्वर्ट कराता है। कंसीव कराना, विकसित कराना, बिलीव कराना, ये विनिंग टीम ने जिम्मा उठा रखा है हमारे आपके लिए। आप आइए एक ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कल्चर में जहां पे आपको लोग मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, डिफरेंट एग्जाम्पल मिलेंगे। आप सक्सेस प्रोफाइल मांगिए अपने लाइन से, अपने अपलाइन से मांगिए, देखिए कैसे कैसे लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग। पुलिस के सिपाही हैं जो कड़ी मेहनत करके यहाँ बिजनेस अचीव किया, 5 लाख इनकम जनरेट करते हैं। ऐसे ऐसे लोगों ने स्ट्रगल किया, डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन के। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आइसक्रीम बेच के अपनी पढ़ाई की, उन्हें यहाँ पे सक्सेसफुल अचीव की। ये सारे एग्जाम्पल्स हमारे उस कंसीव पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि हाँ यार, ये विचार तो सही है, हम भी कर सकते हैं। ये इन्वायरमेंट, ये शक्ति हमको विनिंग टीम प्रोवाइड करेगी, जिसके साथ रह के हम उस विचार को अपने साथ लेके जा सकते हैं। और एक बार विचार जो दिमाग में आ गया, जैसे बताया जाता है बिजनेस क्यों करना है, दूसरा पार्ट है कैसे करना है। क्यों जितना जल्दी क्लियर हो जाएगा, क्या कैसे होगा, ये तो अपने आप ही विनिंग टीम, हमारी अपलाइन, हमारा सिस्टम हमको बताने के तैयार बैठा। और फ्रेंड्स, इसका पूरा एक रेडीमेड प्रोफार्मा है, रेडीमेड प्रोफार्मा जो हर एक व्यक्ति के कॉमन है, चाहे वो छोटा डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे बड़े लेवल का डिस्ट्रीब्यूटर हो, या किसी लेवल का हो। यहाँ पे कोर, गो-गेटर, पीएससी, ये 3 शब्द हैं जो पहली बार आए हैं। अगर पहली बार सुना है तो आप ऑफलाइन साथ बैठिए, डिस्कस करिए, कोर क्या है, गो-गेटर क्या है, पीएससी क्या है, ये हमें कैसे हेल्प कर सकते हैं, इसके अंदर कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, हमें क्या करना होगा, वो आपको डिटेल में बताएगा। बस इसी प्रोफार्मा को बार बार आपको करते चले जाना है, अगर आप बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हैं। अब फ्रेंड्स, उसके बाद ये होता है, किसी भी वस्तु की एक वांछित कीमत होती, ये हमको समझना, कीमत तो चुकानी पड़ती। अगर हम यहाँ पे गोल की बात करें और प्रोसेस की बात करें, तो हमको ये देखना है हमको लाइफ में क्या हासिल करना है, क्यों, रिजल्ट। तो हमारे गोल 2 तरीके के होने चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड गोल एंड प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। जो नतीजा हमको हासिल करना है, उस नतीजे को हासिल करने के लिए हमको क्या क्या एक्टिविटी करनी है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जब हम एक्टिविटी की कीमत चुकाएंगे, तभी हमको वो वांछित रिजल्ट या नतीजा मिलने की संभावना होगी। छोटा सा एक एग्जाम्पल देना चाहेंगे, एक स्टोरी देना चाहेंगे, और हो सकता है आप में से स्टोरी कई सुनी हो, कई लोगों ने सुनी होगी। हम उसको 2 एंगल से बताना चाहेंगे। शेरों की कहानी। शेर सुनते सबके मन में एक्साइटमेंट होता है। शेर क्योंकि गौरव का प्रतीक होता है, शक्ति का प्रतीक होता है। तो सर्कस का शेर और जंगल का शेर, इसकी स्टोरी सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। एक जैसे कि हम सब जानते हैं, सर्कस आजकल बहुत कम चलती हैं। ऐसी एक सर्कस थी जो हमारे देश में किसी नगर में चल रही थी, और ये हुआ कि भाई वो सर्कस धीरे धीरे उसके प्रॉफिट कम होने लगा, आमदनी कम होने लगी। तो सर्कस के मालिकों ने सोचा कि यार अब तो आमदनी कम हो रही है, पैसा नहीं आ रहा, जानवरों को खिला भी नहीं पा रहे, इनकम भी नहीं आ रही, अब क्या करें। तो ने विचार किया जो जानवर हमारे साथ हैं, क्यों नहीं जानवरों को जंगल में छोड़ दिया जाए, वहां पर रहेंगे, अपना दिनचर्या जिएंगे, खाना पीना खाएंगे, किसी तरीके से रहेंगे। तो ये डिसाइड करने के बाद उन्होंने जंगल में सारे जानवरों को छोड़ दिया। उन जानवरों में शेर भी थे, 15-16 शेर थे, और शेरों को उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया। और तकरीबन 1 महीने के बाद उस सर्कस के मालिकों को खबर मिली कि जिन शेरों को उन्हें जंगल में छोड़ा था, उस जंगल के जंगली कुत्ते उन शेरों को मार के खा गए। सर्कस के शेरों को जंगली कुत्ते मार के खा गए। ये एक स्टोरी है, ट्रू स्टोरी जैसा है, जाके हमें मालूम है जैसा। अब आप कल्पना करिए, अगर कोई जंगल का शेर होता तो क्या जंगली कुत्ते उसको मार के खा सकते थे? कभी नहीं मार सकते थे, क्योंकि जंगल के शेर अपनी क्षमता के साथ जी रहा था, सर्कस का शेर अपनी क्षमताओं को भूल चुका था, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, वो कमजोर पड़ रहा था। अपनी क्षमताओं को इस्तेमाल न करने के कारण से वो असहाय हो गया था, अक्षम हो गया था, अकर्मण्य हो गया था। इसीलिए उससे कम क्षमता के कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। जबकि जंगल का शेर अपनी चरम क्षमता पे रहे तो उसके आसपास कोई फटक नहीं कर सकता। अगर हम आपसे पूछें किस तरीके के शेरों का कर्म आप करना पसंद करेंगे,
तो हमें लगता है हम में से हर एक व्यक्ति कहेगा हम भी जंगल के शेर जैसा काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जंगल का शेर एक गौरव का प्रतीक है, एक शक्ति का प्रतीक है कि भैया एक क्षमता का प्रतीक है। हम भी जंगल के शेर जैसी क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। हमें लगता है ज्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया होगा। क्यों विवेक जी, ऐसा दिया होगा ना जवाब सबने, जंगल के शेर जैसी एक्टिविटी करेंगे, है कि नहीं? सही बात है। अब आपको दूसरे एंगल की तरफ लेके जा रहे हैं। दूसरा एंगल, करीब 2 साल पहले की बात है, हम अपनी पूरी फैमिली के साथ साउथ अफ्रीका गए थे, दक्षिण अफ्रीका गए थे। वाइफ थे, दोनों बच्चे थे, और दक्षिण अफ्रीका के जोहानसबर्ग में एक जू में हम लोग घूम रहे थे। जू, वो जू क्या थी, वहां के जू थे वो बड़े बड़े मैदान थे, 20 बीघा के मैदान थे। मैदान में शटर्स लगे रहते थे। वहां पे शेरों को पाला जाता था। वहां शेर थे, वहां पे शेर के कुछ पग से छोटे छोटे बच्चे थे, और वहां पे पैसा देकर उनको छूने का, सहलाने का भी प्रोग्राम था। तो हम लोग गए थे, हमने बच्चों को छुआ हाथ से, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे हमारे, वो छुए और पैसा दिए, उसका फोटो भी खिंचवाई। तो हमारा बच्चा बहुत क्यूरियोसिटी रखता है बेटा, उसने उस कोच से पूछा, गाइड से पूछा कि व्हाट इज द एवरेज लाइफ ऑफ दीज लायन, जो लायन यहाँ पे हैं इनकी एवरेज उम्र कितनी है, कितना जीते हैं? तो जो गाइड थी, वो लेडी थी, उनकी कोच थी, वो मुस्कुराई, 2 मिनट मुस्कुराई। तो उसने जवाब दिया वो शेर जो जू में रहते हैं उनकी एवरेज लाइफ 15 से 17 साल होती है, और इसी के भाई बहन वो शेर जंगल में रहते हैं उनकी एवरेज 10 साल होती है। वो 10 साल में मर जाते हैं, 17 साल तक जीते। अंतर क्या था, क्यों अंतर था? अंतर ये था, जो जू में शेर रह रहा है उसको अच्छा खाना मिल रहा है, अच्छे दोस्त मिल रहे हैं, अच्छी फील्ड मिल रही है, वो घूम रहा है, टहल रहा है, उसको वैक्सीन लग रही है, उसको चोट लगती है उसको दवाई हो जाती है, उसको मेंटल स्ट्रेस नहीं है, अच्छा खाता है तो 17 साल तक जीता है। और जंगल के शेर को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें बताया, कभी 10 दिन उसको भूखा रहना पड़ता है, शिकार से लड़ना पड़ता है। जब भैंस से लड़ाई होती है तो भैंसा केवल उसको रगड़ के निकल जाता है, कभी शेर की आंख फूट जाती है, कभी चोट लग जाती है, कभी कमर टूट जाती है, कभी खाने के बगैर शेर मर जाता है, चोट लग जाए कोई इलाज नहीं होता, इलाज के बगैर मर जाता है। अब बताइए कैसे शेर की जीवन जीना पसंद करें? किस शेर की लिविंग कंडीशन आपको पसंद आती है? जू में रहने वाले शेर की जिंदगी पसंद आती है या जंगल में रहने वाले? फ्रेंड्स, जू में रहने वाला शेर अच्छी जिंदगी जी रहा है, डेफिनेटली हम भी वैसी जिंदगी की आकांक्षा रखते हैं। डायरेक्ट से इंडस्ट्री आपको वैसी जिंदगी दे सकती है जहां पे आपको कंफर्ट हो, लिविंग कंडीशन अच्छी हो, आपको अच्छा खाना मिल रहा हो, अच्छा इलाज मिल रहा हो, मेंटल सिक्योरिटी मिल रही हो, घूमने की जगह मिल रही हो, दोस्त भी मिल रहे हो। कंडीशन एक है, कंडीशन ये है, आप सर्कस के शेर वाला कर्म करके जू वाले शेर की जिंदगी नहीं जी सकते। आपको जंगल वाले शेर का कर्म करके जू वाले शेर की जिंदगी मिल सकती है। कहने का सिंपल सा मतलब है, अगर आप इस बिजनेस में, वेस्टीज में एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं तो आपको कर्म वैसे करने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी जंगल वाले शेर की, यानी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। एक बार आपने वांछित कीमत चुका दी, आपकी जीवन अच्छा हो गया, तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आपको मजबूरी नहीं है, आप अपने मन मुताबिक काम कर सकते हैं, मन मुताबिक एक्टिविटी कर सकते हैं, और लाइफ में सब कुछ हासिल करने के बाद आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। ये ऑप्शनल हो गया, मजबूरी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, कहने का सिंपल सा मतलब है, विनिंग टीम वेस्टीज का कॉम्बिनेशन आपको वैसी जिंदगी दे सकता है जैसे कि आपने कल्पना की थी, बशर्ते आप वो कीमत चुकाने को तैयार हो जाए तो। और फ्रेंड्स, लास्ट हम कहना चाहते हैं डॉक्टर के प्रोफेशन के तौर पे, ये जो समय चल रहा है बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है, कोविड का समय चल रहा है, और कोविड में जैसे कि हम जाए, कभी पीक आ रहा है, कभी जा रहा है, फिर से पीक आ रहा है, और हम सबको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी का मतलब ये, बार बार सावधानी आपको बताई जा रही है, हमें क्या करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, क्लीनिंग, हाइजीन मेंटेन रखना है। हमको ये अपने आप को जल्दी जैसे कोई संभावना लगे तुरंत ट्रेस कराइए, तुरंत ट्रीट कराइए, और अपने आप को, अपनी फैमिली को सेफ और सुरक्षित रखने की कोशिश करें। इसके साथ बहुत ही अच्छी खबर ये है, बहुत अच्छी बात ये है, वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं, खासकर से न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट, वो बहुत ही हेल्पफुल हैं हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जो स्टडी की गई, देखी गई है
ये देखा गया है जिनका इम्यूनिटी स्टेटस अच्छा है, जिनका रेजिस्टेंस पावर अच्छी है, वहां पे बीमारी जाने के बाद भी एक लिमिट के बाद एक बहुत नुकसान नहीं पहुंचा पाती, बशर्ते उनके जिनका इम्यूनिटी स्टेटस कम है वो इस बीमारी से बहुत ही ग्रसित हो रहे हैं और बहुत बार जीवन को भी खो दे रहे हैं। तो हमें अपने इम्यूनिटी स्टेटस को बेटर करने के लिए डेफिनेटली एक मेंटल हेल्थ तो है ही है, हमें खाने पीने का ध्यान रखना है और न्यूट्रिशन के जो प्रोडक्ट है वैसे के बहुत ही वंडरफुल है, खासकर से सी बख्तौन, कुरकुमिन प्लस, आंवला, कोकोनट, स्पारुलिना, 4-5 प्रोडक्ट हैं जिनका पहले काफी एक बार डिस्कस भी किया था। तो 5 रुपए बहुत ही अच्छे हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में है, जिसमें सी बख्तौन में, आंवला में और कुरकुमिन प्लस भी जिसमें हल्दी है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के हेल्पफुल होता है। और हमें लगता है कि हमें अपनी फैमिली को इन सप्लीमेंट्स को जरूर देना चाहिए जिससे हम कुछ हद तक अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, अपनी इम्यूनिटी स्टेटस को अच्छा कर सके। इनकेस कोई इन्फेक्शन हो भी, ये चाहे कोई दूसरा भी हो, तो हमारी बॉडी उससे अच्छी तरीके से फाइट कर सके, रेजिस्ट कर सके। तो फ्रेंड्स, हम लास्ट में कहना चाहेंगे, फिर से थैंक्स कहना चाहेंगे विवेक जी का, गुलाब जी का जिन्होंने हमको मौका दिया आपसे बात करने का। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, हमारे अंदर नई एनर्जी आ गई, नया एक्साइटमेंट आ गया। इतने सारे लोग को यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है लोग फिर से हॉल में बैठे हुए हैं, बात हो रही है, विनीत टीम की जो होती है मीटिंग्स होती है, वैसा ही ऐसा था, ऐसा माहौल था कि विवेक जी ने क्रिएट करके दे दिया। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच और इसके साथ हम विदा लेना चाहेंगे एंड बैक टू होस्ट। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, वाकई में बहुत जबरदस्त सेशन रहा आपका, क्योंकि मैं तो आपको एक बार फर्स्ट टाइम दिल्ली में लाइव सुना था तो मैं तो जब कायल हो गया था। मैं डॉक्टर साहब कितने सिंपल वर्ड्स के अंदर एक हर व्यक्ति को कोई चीज समझ में आ जाए, और आपने उसी तरह से इसको किया, और बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय निकाला। और आज भी बहुत एग्जाम्पल भी अच्छा समझ में आया कि सर कहाँ से कहाँ आपने उसको लैंड किया उस एग्जाम्पल को, तो हम एक बार तो कंफ्यूज ही हो गया था बीच में। तो रियली बहुत बढ़िया, बहुत कुछ चीजें आपने बहुत बढ़िया कही डॉक्टर साहब, जो प्रोसेस में किस तरह से काम करना है, वो सारी चीजें, तो रियली आपने बहुत समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुलाब, आप कुछ कहना चाहते हैं तो फिर हम मीटिंग क्लोज करेंगे। बस मैं तो ये कहूंगा कि थैंक यू नेटवर्क के, मुझे आपने सपोर्ट किया, और मैं डॉक्टर साहब की मैंने बहुत सारी बातें मैं सुन पाया, समझ पाया, और वाकई में आज जो उन्होंने जिस विजडम के साथ जिस लीडरशिप टॉक उन्होंने की है डॉक्टर साहब ने, आई होप कि आपको एक बहुत बड़ा विजन समझ में आया होगा, जितने भी लोगों ने सुना, राइट। आपको पता चला होगा कि डॉक्टर साहब अगर आज सक्सेस हैं और जो भी मतलब उन्होंने जो बातें बताई, उनसे दो चीजें मुझे समझ में आई कि एक तो ये कि देयर इज नो रॉकेट साइंस, है ना, और दूसरी बात कि एक विजडम चाहिए, एक मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि द पावर ऑफ विनिंग टीम समझिए। उन्होंने एक बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक बार आप में वो काबिलियत है या कम है या नहीं है, लेकिन अगर आप पार्ट ऑफ द विनिंग टीम है तो डेफिनेटली ये कुनबा है ना। आज मैं कहीं और बैठा हूँ, विवेक जी दिल्ली में है, डॉक्टर साहब वाराणसी में है, और आप सब लोग अपने अपने घरों में हैं, लेकिन ये द पावर ऑफ सिस्टम को आप समझिए, किस तरीके से ये चीजें हो रही है, किस तरीके से ये चीजें चल रही हैं। इसी तरह से आने वाले टाइम में हर एक व्यक्ति की अपनी एक स्टोरी होगी, हर एक व्यक्ति की एक सक्सेस स्टोरी होगी। सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बिहाफ ऑफ विनिंग टीम, बिहाफ ऑफ विवेक जी, बिहाफ ऑफ मी एंड बिहाफ ऑफ ऑल द लीडरशिप जो आपको सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया। Once again, thank you so much and over to Vivek ji sir. Thank you so much. बिल्कुल, थैंक यू गुलाब जी। रियली मैं वो पॉइंट करना चाह रहा था, डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया बात कही कि भले ही आप लेस टैलेंटेड हैं या लेस स्किल्ड हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट है तो आपकी सक्सेस गारंटेड है। तो बहुत बहुत बढ़िया पॉइंट है, रिमार्केबल पॉइंट है, और हमें सबको ये समझना भी है इस बात का। टैलेंटेड होना ना होना एक अलग विषय है, वो एक अलग चीज है। अगर हम कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट हैं बिजनेस के प्रति, कमिटमेंट के प्रति और सीखने के प्रति, तो इस बिजनेस में आप और हम कभी हार नहीं मान सकते। तो उसी सीखने की श्रेणी में मैं क्लोज करने से पहले जरूर बता दूं कि अपने संडे को ईडीएस है, हमारे जबरदस्त डीयूसीडी लीडर अनूप जी की, तो आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया होगा, और नहीं कराया है तो आप अपना और अपने ग्रुप का जरूर कराइए, क्योंकि ये बिजनेस वाकई में सीखने का प्रोसेस है। एक डॉक्टर साहब जैसे आज जो हीरे जिन्होंने इतना समय दिया और बात की, वो केवल इसी बात के लिए है, और वो ऐसे लोगों से आप वहां पर मिलते हैं, राइट। तो अपना ध्यान रखिए सब, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इट्स अ क्रंच टाइम,
हमें बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है, विटामिन सी लेने की जरूरत है और बहुत सारे सप्लीमेंट जो आवश्यक है वो जरूर लीजिए, हेल्दी रहिए। थैंक यू, टेक केयर, लव यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू।